जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो देखिए, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही हम अपने कंप्लीट कर पाए थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी। अब हम आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एज कम्पेयर टू ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एलुमिना सीमेंट हैज़। देखिए, हमको कंपेयर करना है, जो हाई एलुमिना सीमेंट है इसको कंपेयर करना है ओपीसी के साथ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सीमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी। और वहाँ पे ये भी बताया था कि कितने टाइप्स के आप लोग के सीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाई एलुमिना सीमेंट जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम होता है। जो हमारे पास हाई एलुमिना सीमेंट होता है, अगर हम ओपीसी से कंपेयर करें तो हाई एलुमिना सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में वो तो ज़्यादा होता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है, अब वो कितना होता है सर? तो चलिए वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें ओपीसी की, ओपीसी जो होता है हमारे पास वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है सर? हमारे पास वो 30 मिनट होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो हमारे पास क्या होता है? 10 आवर होता है। और मैंने आप लोग को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्यूक सेटिंग सीमेंट, ठीक है, इसमें भी मैंने आप लोग को डिफरेंस बताया था। तो आप लोग करना क्या है, ये आप लोग के लिए थोड़ा कमेंट है, देखता हूँ कितना सीरियस होकर के आप पढ़ रहे हो। आपको कमेंट करना है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है और क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, इनमें कोई भी एक डिफरेंस आप लोग को बताना है। ठीक है, ये कमेंट करके बताना है, आप लोग की सीरियसनेस का पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हो। जो ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में जो ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं वो कितने सीरियस होते हैं अपने कैरियर को लेकर के, ये चीज़ आपको बताएगी। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद हाई एलुमिना सीमेंट की बात करें तो हाई एलुमिना सीमेंट जो होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 3.5 आवर का होता है, और जबकि जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है? 5 आवर होता है। तो इससे अगर कंपैरिजन करोगे तो देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम तो ज़्यादा है और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो क्या आप लोग का कम है। तो यही हमसे कह रहा था कि जब आप हाई एलुमिना सीमेंट को ओपीसी के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप लोग की क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। अब चलिए, सीमेंट से रिलेटेड फिर आप लोग को कुछ ना कुछ रिवाइज़ करा देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सीमेंट, तो यूनिट वेट जो होता है 14.4 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी जो होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली दो तरीके के सीमेंट होते हैं, हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट जो होता है हमारे पास ओपीसी, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो हमारे पास हाइड्रोलिक। और नॉन हाइड्रोलिक की बात करें तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चर करा जाता है तो उस समय टेम्परेचर 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आजकल जो है वो ड्राई प्रोसेस हमारी यूज करी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ड्राई प्रोसेस हमारी यूज करी जाती है। ओपीसी की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है हमारे पास वो कितना होता है? तो वो हमारे पास 10 आवर या 600 मिनट होता है। परसेंट ऑफ वॉइड इन सीमेंट की बात करें तो 40% होते हैं, और टॉलरेंस की बात करें तो +- 2% हमारे पास होता है। देखिए, हमारी क्लास की यही खास बात है कि हम एक चीज़ को इतनी बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि वो चीज़ हमारे क्लास में ही याद हो जाती है। ठीक है, तो हम चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करेंगे, हर क्वेश्चन में अगर कुछ मिलेगा सेम तो उसको रिवाइज़ करते रहेंगे ताकि चीज़ें हमारे याद होती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट इज़ मेजर्ड ऑफ। तो हमारे पास देखिए, मॉडुलस ऑफ रप्चर मैंने आप लोग को लास्ट वीडियोज़ में बताया था। कॉन्क्रीट मैंने आप लोग को समझाया था सर कॉन्क्रीट क्या होती है, और साथ में मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है मैंने आप लोग को बताया था ये क्या होती है, एक तरह की फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसको और क्या बोलते हैं हम? फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपना मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। क्योंकि कॉन्क्रीट जो होती है हमारी वो दो तरीके की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। एक हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, और दूसरा जो होता है हमारे पास वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और मैंने बोला था टेंसाइल स्ट्रेंथ डिज़ाइन पर्पस से तो हम इसको जीरो लेकर के चलते हैं, बट हाँ कुछ ना कुछ ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़रूर हमको देखने को मिलती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हम अपनी कैलकुलेट करते हैं यूटीएम मशीन से। ठीक है, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है उससे हम इसको पता करते हैं। ये मैं आप लोगों को देखिए बहुत पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और जो फ्लेक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हमारी, ये हमारे पास वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिस पर हमारी जो स्ट्रक्चर है वो
क्रैक शो करना शुरू कर देती है, उसमें क्रैकिंग आ जाती है जब लोडिंग उस पर लगती है तो। और इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं अपना 150/150/700 का। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 0.7 √FC होता है, जहाँ पर FC की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है इन मेगा पास्कल, या हम ये कह सकते हैं न्यूटन पर mm² में। क्लियर। उसके बाद आता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका 66% होती है। और वहीं पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आई है उसका 50% जो होती है वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो होती है हमारे पास वो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। देन उसके बाद हमारे पास स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्प्लिटिंग बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। देन हमारे पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये ऑर्डर भी एक क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आप पहली वीडियो से लगातार कंटिन्यू हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट द प्रीफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब कॉन्क्रीट की मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी तो ये भी बोला था कॉन्क्रीट के दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होती है वर्केबिलिटी और दूसरी मैंने आप लोगों को बोला था स्ट्रेंथ। ये दो फैक्टर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बोल सकते हो दो प्रॉपर्टी जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसकी, कंक्रीट की। तो यहाँ पे हमसे वर्केबिलिटी की बात कर रहा था और मैंने बोला वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि जो कंक्रीट है उसके साथ वर्क करना कितना इजी है, वर्क करना कितना इजी है। जितना इजी कंक्रीट के साथ वर्क करना होगा उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर वर्केबिलिटी में हम देखें जो फैक्टर रहता है शेप ऑफ एग्रीगेट का, तो जो शेप ऑफ एग्रीगेट रहता है उसका क्या रोल रहता है ये हमको बताना है। तो देखो जो शेप ऑफ एग्रीगेट रहता है, अगर मान लो कि हमारा राउंड शेप का एग्रीगेट है, कैसा है, राउंड शेप का एग्रीगेट है, तो वो हमारी जो वर्केबिलिटी है उस वर्केबिलिटी को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एंगुलर का, तो एंगुलर शेप का जो होता है, एंगुलर शेप का जो होता है वो वर्केबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन हाँ यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़रूर हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, एंगुलर वाले में स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन वर्केबिलिटी को ही क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमारे जो अफेक्ट करते हैं किसको, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए एक बार फिर से हम उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, इंक्रीज़ करने का काम करता है। वाटर सीमेंट रेशियो से क्या होता है, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मिक्स प्रोपोर्शन भी, अगर आप लोग का रिच प्रोपोर्शन है यानी कि रिच कॉन्क्रीट है तो आपको मालूम है उसमें लगभग 15% तक आप सीमेंट रखते हो, तो वो भी आप लोग को क्या करता है, हेल्प करता है कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ाने में। साइज ऑफ एग्रीगेट में भी बताया था, जितना स्मॉलर साइज होगा एग्रीगेट का उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। शेप ऑफ एग्रीगेट में मैंने बताया था, अगर हमारा मान लो कि एंगुलर शेप का एग्रीगेट है तो उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ ज़रूर ओवरऑल कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें राउंड शेप की, तो राउंड शेप का जो एग्रीगेट होता है वो हमारी वर्केबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है। ग्रेडिंग में मैंने आप लोग को बोला था कि अगर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है तो डेफिनेटली हमारी वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी और ईजी होगी। क्योंकि राउंड में क्या होता है आप लोग का, वेल ग्रेडेड में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये मैंने आप लोग को बताया टाइम बढ़ने के साथ साथ वर्केबिलिटी आप लोग की कम होती जाती है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वर्केबिलिटी के, ये जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी क्या होगी, उतना ही कम होगी। एड मिक्सर के बारे में मैं आप लोग को बोलूँ तो एड मिक्सर क्या होता है, इनका यूज़ ही किस लिए करा जाता है, ताकि हम वर्केबिलिटी को अपना बढ़ा सकें, जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की उसको बढ़ा सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, अपना एड मिक्सर्स को यूज करते हैं और बहुत तरीके के एड मिक्सर हमारे पास होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे बोल रहा है कि द इफ़ेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट। जो हमारा कंक्रीट होता है उसमें जो हम कैल्शियम क्लोराइड जो ऐड करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, CaCl2। तो देखिए CaCl2 मैंने आप लोगों को बताया था, जो एड मिक्सचर होते हैं हमारे पास कंक्रीट में जो हम ऐड करते हैं ये भी मेनली दो तरीके के होते हैं, एक एक्सीलरेटर होते हैं, ठीक है, और दूसरे रिटार्डर होते हैं, रिटार्डर।
ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो एक्सीलेटर का काम क्या होता है? एक्सीलेटर होते हैं जो जल्दी से सेट होते हैं। क्या होते हैं? जो जल्दी से सेट कराने का काम करते हैं कंक्रीट को। और रिटार्डर क्या होते हैं? जो देर से सेट कराते हैं, देर से सेट कराते हैं। तो अब जो एक्सीलेटर होगा अगर वो जल्दी से सेट करेगा तो उसका सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? सेटिंग टाइम को कम कर देते हैं। और यहाँ पे देर से सेट होगा तो सेटिंग टाइम को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 होता है, ये हमारे पास क्या होता है? एक्सीलेटर होता है। तो यानी कि सेटिंग टाइम को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो डिक्रीज द सेटिंग टाइम, तो हमारा फोर्थ वाला तो सही हो गया। तो फोर्थ वाला एक तो हमारा इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब रिटार्डर कौन कौन से होते हैं सर? रिटार्डर होता है हमारा शुगर होता है एंड जिप्सम। शुगर एंड जिप्सम, ये सब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। तो जो रिटार्डर होता है वो शुगर और क्या होता है? जिप्सम होता है। तो यहाँ पे याद रखना इनका काम अलग होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। देर से सेट होते हैं, सेटिंग टाइम जहाँ पे बढ़ाना होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, और जहाँ पे सेटिंग टाइम कम करना होता है वहाँ पे एक्सीलेटर यूज़ करते हैं। लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड है इसकी एक खास बात और होती है, ये क्या करता है? श्रिंकेज जो होता है उसको बढ़ा देता है। जो श्रिंकेज होता है कंक्रीट का उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। इंक्रीज कर देता है श्रिंकेज को और डिक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर? चलिए देखिए, यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर हमारे पास जल्दी सेट होना तो सेटिंग टाइम को कम कर देता है। वहीं पर जो एक्सीलेटर होते हैं अगर ये एक्सिस में हो जाए, ये अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये श्रिंकेज और ब्लीडिंग को कोज करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है? श्रिंकेज और ब्लीडिंग होता है। अब सर श्रिंकेज क्या होता है? तो श्रिंकेज में कॉन्क्रीट क्या होता है? उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, श्रिंक कर जाता है। ब्लीडिंग में क्या होता है? जो हमारा वाटर होता है, जब हम कास्टिंग कर रहे होते हैं तो वाटर जो होता है वो कॉन्क्रीट की सरफेस पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? सरफेस पर आ जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? रिटार्डिंग, तो रिटार्ड में मैंने बता दिया जो देर से सेट करने का काम करते हैं, जिनकी वजह से सेटिंग टाइम क्या होता है? हमारा बढ़ जाता है। और जो जिप्सम होता है, शुगर होता है, ये हमारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो रिटार्डर के अच्छे एग्जाम्पल हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आपको कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है वी आई पी सिविल गुरु, जिसका जो लिंक है वो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या आप प्ले स्टोर पर भी जा करके सीधा सर्च कर सकते हो VIP सिविल गुरु, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग को 1 रुपी पर डे में, ध्यान से सुनो बिल्कुल, ये ऑफ़र चल रहा है, अभी होली चल रही है जैसा कि आपको मालूम है, तो होली पर ऑफ़र चल रहा है। 1 रुपी पर डे में आप कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन एक्सेस कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट का डिटेल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हमें हमारा ये लाइव कोर्स चल रहा है, इसमें जो बचा हुआ है हमारा अभी वो स्टील बचा हुआ है, इन्वायरमेंट हमारा ये बचा हुआ है और सोइल का कुछ पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारे अभी स्टील इन्वायरमेंट बचे हुए हैं, सोइल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब कंप्लीट हो गए। आप इतने बाकी के सब्जेक्ट कंप्लीट करके आओगे पिछले, तो स्टील और इन्वायरमेंट भी आप लोग के हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप अगर जा कर के इसको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। 1 रुपी पर डे में ये ऑफ़र चल रहा है। ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं आता है, आप लोग की काफ़ी डिमांड के बाद ये मैं लेकर के आया हूँ। आप फिर मत बोलिएगा सर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो ठीक है, तो होली ऑफर है, इसका एडवांटेज लो पूरा। इससे कम में यार और क्या लोगे? इंजीनियर्स के लिए 1 रुपी पर डे में, इससे कम में मुझे नहीं लगता कोई कोर्स आ पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, बल्किंग ऑफ सैंड इज़ मैक्सिमम इफ़ मॉइस्चर कंटेंट इज़ अबाउट। हमें बताना है कि जो बल्किंग ऑफ सैंड होती है, बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब होता है कि जैसे ही सैंड किसके कांटेक्ट में आती है? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। तो ये जो बल्किंग ऑफ सैंड है हमारा, ये मैक्सिमम कब देखने को मिलता है? कब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज होता है? 2% मॉइस्चर कंटेंट पे, 4% पे, 6% पे या 10% पे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 6% पे। बाकी बुक में इसका आंसर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी दे रखा, जो कि गलत है। ठीक है, 4% पे नहीं होगा। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ।
देखिए बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। जब हमारा जो सैंड होता है वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। अब देखो अगर 2% मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उस पर हमारा 15% इंक्रीज होता है, 3% होगा तो 3% पर 20%, 4% पर 25, 5% पे जो होता है वो कितना होता है, 30% होता है, और 6 से 10% अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो 50% तक, ठीक है, यानी कि आधा वॉल्यूम लगभग क्या है, आधे के जितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा कितने पे हो रहा है, 6 to 10 पे हो रहा है। 6 to 10 पे अगर हमारा हो रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि इसका आंसर जो है बुक में जो दिया हुआ है वो बुक में इसका आंसर बी दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। तो फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट का मतलब है कि जो हमारा सीमेंट है, इस सीमेंट का जो पार्टिकल है, सीमेंट का जो पार्टिकल है उसका साइज़ हमको क्या रखना, फाइन है। उसका साइज़ कैसा है, फाइन है, बहुत छोटा साइज़ है, स्मॉलेस्ट साइज़ है पार्टिकल का। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा, ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, अफेक्ट ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या बोथ ए एंड बी, या डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ। तो याद रखेंगे जितना हमारा फाइन पार्टिकल होता है, जितना हमारा फाइन पार्टिकल होता है, ठीक है, फाइन पार्टिकल होने की वजह से होता क्या है, उसका सरफेस एरिया भी उतना ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया भी उतना ज़्यादा होता है, और जो हाइड्रेशन होता है, ठीक है, हाइड्रेशन होता है वो भी क्या होता है, जल्दी होता है, और हाइड्रेशन जल्दी होता है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो भी हमको क्या है, ज़्यादा देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे जो हमारा फाइन ग्राइंड पार्टिकल होता है, यानी कि जितना छोटा पार्टिकल होता है उसकी वजह से अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। बाकी चलिए और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द डिग्री टू विच द सीमेंट इज ग्राउंड टू स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड द फाइननेस ऑफ सीमेंट। यानी कि जो सीमेंट का पार्टिकल है जितना स्मॉलर से स्मॉलर होगा, जितना उसका पार्टिकल का साइज छोटे से छोटा होगा, उतना ही हम क्या बोलेंगे, उसको फाइननेस सीमेंट बोलेंगे। क्लियर। अब इससे होता क्या है, तो देखिए अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द वाटर एंड सीमेंट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन क्या होता है सर, तो देखिए जो हमारे पास वाटर और सीमेंट जो है, जब आपको मालूम होगा जब कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं तो वाटर और सीमेंट को ऐड करते हैं, तो इनकी जो आपस में रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, कंक्रीट और मोर्टार डेवलप्स विद हाइड्रेशन। जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो किसकी वजह से डेवलप होती है, हाइड्रेशन की वजह से। और मोर रेट ऑफ हाइड्रेशन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। और जितना जल्दी हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही जल्दी क्या होगी, हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उतना ही जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और रेट ऑफ हाइड्रेशन कब ज़्यादा होगा, जितना हमारा फाइन पार्टिकल होगा सीमेंट का, फाइन पार्टिकल होगा सीमेंट का, उतनी जल्दी रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फाइनर सीमेंट हाइयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, फाइनर सीमेंट होगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा, सो फास्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। और फाइनर सीमेंट ऑफर ग्रेट सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, ये मैंने आपको बता ही दिया, जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोल सकते हैं, वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि जो सीमेंट होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, ये आप लोग को बताना है। जो सीमेंट होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग को बताना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट। हमको बताना है कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। तो सर सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि पॉइजन्स रेशियो होता क्या है। तो पॉइजन्स रेशियो हम समझेंगे, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल हैं उनके लिए समझेंगे कि पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या होती है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो देखिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है सर, माइनस के लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब सर लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, तो देखो ये समझो। यहाँ पे देखो इनिशियली हमारे पास क्या था, ये ब्लॉक था, ये हमारे पास क्या था, सिलेंडर था, ठीक है। इस सिलेंडर पर क्या करा हमने, अपना फोर्स लगाया। तो जब इस सिलेंडर पर हम अपना फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की वजह से होगा क्या, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। सपोज ये पहले हमारे पास था, ये वाला डॉटेड वाला था, ठीक है, कौन सा था, डॉटेड वाला सिलेंडर था। तो डॉटेड वाले सिलेंडर पर जैसे ही हमने अपना फोर्स लगाया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसकी लेंथ है वो बढ़ जाएगी।
लेंथ क्या है इसकी बढ़ जाएगी और डाया इसका कम हो जाएगा। तो देखो अगर लेंथ पहले एल नोट थी तो बाद में कितनी होगी एल, अगर डाया पहले डी नोट था तो अब कितना हो गया डी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल तो यहाँ पे हम लीनियर स्ट्रेन अपनी कैसे निकालेंगे। तो देखिए लीनियर स्ट्रेन हम निकालते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि हमको मालूम है जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और लेटरल में क्या होगा, लेटरल में हम निकालेंगे देखिए इसका डाया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो डाया कितना डिक्रीज हुआ वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डी नोट करके इस तरीके से हम अपना डाया निकालें। तो लेटरल इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमको क्या मिलता है, पॉइजन्स रेशियो मिलता है। अब देखिए जो पॉइजन्स रेशियो होता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती हैं। जैसे कि हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि कॉर्क के लिए कितनी होती है पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू, तो कितनी होती है 0 होती है। माइल्ड स्टील के लिए कितनी होती है तो याद रखेंगे 0.286 होती है। राउट आयरन के लिए कितनी होती है तो 0.3 होती है। रबर के लिए कितनी होती है तो 0.45 से लेकर के 0.5 तक होती है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है कि मैक्सिमम पॉइजन्स रेशियो किसके लिए होता है। तो मैक्सिमम पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो रबर के लिए होता है और कितना होता है 0.5 होता है। बात करें रेंज की, सर पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के कहाँ तक 0.5 तक लाई करती है जो रेंज होती है। लेकिन अगर पूछ ले इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो वो होती है आप लोग के पास 0 to 0.5, 0 से लेकर के 0.5 तक इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए जो पॉइजन्स रेशियो उसकी वैल्यू वेरी करती है। यहाँ पे क्या पूछा था कि पॉइजन्स रेशियो जो होता है हमारा, पॉइजन्स रेशियो हमारा वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है किसके लिए, रिचर मिक्स के लिए। क्योंकि अगर रिचर मिक्स होगा आप लोग का, जो रिच मिक्स होगा कंक्रीट का उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या है आप लोग को मालूम है पॉइजन्स रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। तो अगर कोई भी चीज़ जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसमें अगर आप लोड लगाओगे तो स्ट्रेन कम आएगी, और स्ट्रेन कम आएगी तो पॉइजन्स रेशियो भी क्या होगा कम होगा। तो डिक्रीज हो जाएगा आप लोग का क्या इसका पॉइजन्स रेशियो। उल्टा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे पास अगर रीचर मिक्स होगा तो रीचर मिक्स होने की वजह से क्या है, ये तो बात ठीक है, रीचर मिक्स होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें स्ट्रेन क्या आएंगी कम आएंगी, स्ट्रेन क्या आएगी कम आएगी, यानी कि लीनियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगी उसमें कम। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कम आएगी तो पॉइजन्स रेशियो तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू तो ज़्यादा होगी ना। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि सी। क्योंकि हमारा क्या है, आप देखो कि अगर किसी भी मटेरियल का रीचर मिक्स है, यानी कि उसमें जो सीमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको मिक्स किया गया है, 15% के अप्रोक्स उसमें मिक्स किया गया है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कम हो जाएंगी, तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लेटरल स्ट्रेन से देखेंगे नहीं, वैसे ही वो माइनस निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो देखिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो कितना पॉइजन्स रेशियो लेकर के चलते हैं हम डिज़ाइनिंग के लिए, तो जो हम 0.15 लेकर के चलते हैं, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी। उसके बाद कंक्रीट से रिलेटेड कुछ पॉइंट रिवाइज कर लीजिए। कंक्रीट जो होता है इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 5000 टन टू FCK होता है। पीसीसी की जो डेंसिटी होती है 2400 होती है। आरसीसी की 2500 होती है। इसका जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो मैंने आप लोगों को बताया 0.1 से लेकर के 0.2 तक होता है, बट डिज़ाइनिंग के लिए हम कितना लेकर के चलते हैं 0.15। इसकी जो मीन स्ट्रेंथ है वो कैसे निकालते हैं, तो FCK प्लस के 1.65 सिग्मा, सिग्मा जो होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं कंक्रीट के, एक होता है वर्केबिलिटी, एक होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK होती है जो हमें 28 डेज पे मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें फैक्टर्स की, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वर्केबिलिटी को मतलब कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। मेथड कह सकते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं, तो स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, BV टेस्ट और फ्लो टेबल टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट हमारे होते हैं जो हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कह रहा है, 1% ऑफ वॉइड इन कॉन्क्रीट मिक्स वुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। अगर हमारा कॉन्क्रीट मिक्स में जो हमने कॉन्क्रीट मिक्स की है, ठीक है, मैं आपको याद होगा कॉन्क्रीट मिक्स 3 तरीके का होता था, एक लीन होता था, एक नॉर्मल होता था, और एक क्या होता था रिच होता था। लीन में जो है वो लेस देन 10% होता था सीमेंट अमाउंट, यहाँ पे 10 to 15%
बीच में आप मान सकते हो 10% से ज़्यादा और यहाँ पे 15% से ज़्यादा रिच मिक्स में, ठीक है, ये हमारे पास मिक्स होता है। तो इसमें कह रहा है कि अगर कंक्रीट का मिक्स है और उसमें 1% वॉइड आ जाए तो 1% वॉइड की वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ देखी गई है एक्सपेरिमेंटली वो कितनी कम हो जाती है, तो 5% तक कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल डेटा है, आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए, जो हमारी एयर है अगर वो कितनी हो जाती है 1%, कितनी 1% अगर वोइड रह जाते हैं तो 1% की वजह से जो स्ट्रेंथ है वो लगभग लगभग 5% तक कम हो जाती है। लेकिन ये जो होती है हमारी इंटायर जो एयर होती है जो ट्रैप्ड हो जाती है कंक्रीट के बीच, इसका एक तो फ़ायदा होता है, वो क्या फ़ायदा होता है कि वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर देती है। जब हम कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जो वर्केबिलिटी होती है वो ज़रूर इसकी वजह से हमारी बढ़ जाती है। लेकिन वर्केबिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन फाइनली जब 1% अगर ये वोइड रह गए और प्रॉपर तरीके से आपने उसका कॉम्पैक्शन नहीं किया तो कॉम्पैक्शन ना करने की वजह से क्या होगा कि आपका 5% क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ रिडक्शन हो जाएगी अगर आपने उसमें 1% वोइड भी अगर आपके रह गए तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज़ इन द रेंज ऑफ, जो फाइनेस मॉडुलस होता है हमारा एफ एम जिसको हम बोलते हैं फाइनेस मॉडुलस फाइन एग्रीगेट के लिए, इनमें से किस रेंज में लाई करता है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है नहीं। तो इन एग्रीगेट के लिए जो फाइनेस मॉडुलस है वो हमारा अलग अलग होता है। अब फाइन एग्रीगेट की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, सैंड की। किसकी बात करते हैं, सैंड की। अब सैंड भी 3 तरीके की होती है, स्मॉल साइज़ की होती है, मीडियम साइज़ की होती है और लार्ज साइज़ की होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी फाइनेस मॉडुलस अलग अलग होता है। तो चलिए एक बार पहले फाइनेस मॉडुलस समझते हैं क्या होता है। फाइनेस मॉडुलस होता है सम ऑफ द कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड ऑन सीव। यानी कि हम इसमें करते क्या है, हम सीव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जो फाइनेस मॉडुलस होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सीव टेस्ट। इसमें होता क्या है कि हम सम करते जाते हैं, कम्युलेटिव परसेंटेज निकालते हैं जो हमारी सीव के ऊपर होती है, जिस साइज़ के पार्टिकल का हमको क्या निकालना, फाइनेस मॉडुलस निकालना, और उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे फाइनेस मॉडुलस आ जाता है। कैसे निकालते हैं अभी बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करो। तो देखो यहाँ पे हम करते क्या है, अपना जो फाइन एग्रीगेट होता है उसके लिए फाइनेस मॉडुलस जो होता है वो 2 से लेकर के 3.5 तक होता है। जो मिक्स्ड एग्रीगेट होता है 5 से लेकर 7 तक होता है, और जो कोर्स एग्रीगेट होता है 6 से लेकर के 8.5 तक होता है। अब जो फाइन एग्रीगेट होता है वो फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड 3 जगह डिवाइडेड होता है। फाइन सैंड के लिए 2.2 से 2.6 होता है, मीडियम सैंड के लिए 2.6 से 2.9 होता है, और कोर्स के लिए 2.9 से 3.5 होता है। ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अभी हमसे किसके लिए पूछा गया है, तो फाइन एग्रीगेट के लिए 2 से लेकर के कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फाइनेस मॉडुलस। तो देखो एक तरफ हमें सीप का साइज़ दिया हुआ 9.5 mm, 4.75, 2.36 mm, 1.18 mm, 0.60 mm, 0.3 mm, 0.15 mm, ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितना परसेंटेज हमारा क्या रिटेन कर रहा है। तो अगर हम देखें 9.5 mm पे तो हमारा कुछ भी रिटेन नहीं करा। 4.75 सीप पे हमारा 2 ग्राम मान सकते हो रिटेन करा। उसके बाद 2.36 पर हमारा 13 ग्राम रिटेन करा। 1.18 जो सीप थी उस पर हमारा 25 ग्राम रिटेन करा। जो 0.60 थी उसके ऊपर हमारा, इसी तरीके से हमारा सबके ऊपर कुछ ना कुछ मास रिटेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका कम्युलेटिव करेंगे। कम्युलेटिव में पहले तो जीरो ही आ जाएगा, फिर जीरो में 2 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इस टू में हम क्या करेंगे, 13 को भी ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो 77 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो 97 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। लेकिन हम 100 अपना लेते नहीं, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 286। तो जो भी इनका कम्युलेटिव परसेंटेज हम निकाल देंगे, बस इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2.86 ये आएगी हमारे पास। तो 2.86 जो है वो फाइन एग्रीगेट का है। तो इसका मतलब ये कैसा एग्रीगेट होगा, हमारे पास फाइन एग्रीगेट होगा, क्योंकि फाइन मॉडुलस की वैल्यू 2 से लेकर के 3.5 तक जो होती है वो किसके लिए होती है, फाइन एग्रीगेट के लिए। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2.86। तो इसका मतलब ये कैसा एग्रीगेट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको बताना है। तो सबसे पहले तो सर हमको यही पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फिर हम बात करेंगे स्टील और कंक्रीट के लिए क्या होता है। तो फिर भी आप याद रखना, इसके लिए बता देता हूँ। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है स्टील के लिए लोअर होता है,
देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लेकर के चलते हैं अपना स्टील के लिए वो होता है हमारे पास कितना 1.15 होता है, और जो कंक्रीट होता है इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है हमारे पास 2 होता है। ठीक है, जिसको हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और कितना उस पर परमिसिबल स्ट्रेस आप कैरी करो। जैसे कि सपोज आपके पास ये टेबल है, ये क्या आपके पास टेबल है, ठीक है, कोई भी टेबल हो सकती है। चलो टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, जो हमारे घर पे टेबल होती है वही नॉर्मल टेबल है ये, ठीक है। तो ये टेबल हमारी है। अब मान लीजिए कि ये टेबल जो है हमारी, इस पे जो है हमारा लोड आ सकता है, सपोज़ ये लोड कैरी कर सकती है, जो इसकी कुछ भी स्ट्रेंथ है, जो भी आप मान चलो ऐसा मान लो 40 स्ट्रेंथ है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है 40, ठीक है। और आप इस पर जो अलाउ कर रहे हो वो कितना अलाउ कर रहे हो, तो आप मान लो इस पर अलाउ कर रहे हो केवल 20। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी 40, आपने परमिट कितना करा इस पर 20, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 2। इस तरीके से आप समझ सकते हो, या ऐसे भी समझ सकते हो किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ 20 है, अगर उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से लगा दो तो उसका मतलब कितना आएगा 20। तो आप उस पर कितना लोड अलाउ करोगे, तो परमिसिबल स्ट्रेस 20 हो जाएंगे, यानी कि उस पर आप 20 का लोड क्या है अलाउ करोगे। समझ रहे हो, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो देखिए लिमिट स्टेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए 1.15 होता है, और कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5 होता है। वो मैंने गलत बता दिया, तो 2 वो जो होता है 2 जो होता है आप लोगों का वो WSM में होता है। WSM में भी हम 3 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और स्टील के लिए 1.8। अब देखिए WSM में जो होता है हमारे पास वो 3 और 1.8 होता है, और जो LSM में होता है वो 1.15 और कंक्रीट का 1.5 होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि स्टील का कम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कंक्रीट का ज़्यादा है। तो इसके लिए ऐसा होता है क्योंकि देखो स्टील जो होती है हमारी वो मैन्युफैक्चर करी जाती है आप लोग की प्लांट पर। ये जो होती है आप लोग की, एक्चुअली में हम ये कह सकते हो स्टील जो आपकी बनती है वो आप लोग की बनती है प्लांट में, कह सकते हो आप प्लांट में बनती है, यानी कहीं ना कहीं उसकी फैक्ट्री होगी, वो फैक्ट्री के अंदर बनती है, तो उसमें उतना ज़्यादा हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कंक्रीट जो होती है वो हमारी साइट पर ही प्रिपेयर होती है, तो इसलिए वहाँ पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या अपना ज़्यादा लेकर के चलते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ज़्यादा चांसेस हमारे होने चाहिए उसमें। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखो कंक्रीट में 3 का है, और यहाँ पे जो आपकी स्टील है स्टील में 1.8 का है। तो ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे भी आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। एक और कोर्स चल रहा है हमारा वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट का नाम हमने इसको दिया है। यहाँ पर आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक नंबर बेहतरीन कोर्स है हमारा, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाने वाला कोर्स अब तक यही है, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला। इसके डेमो वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप वो जा करके देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तभी ज्वाइन कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप मत ज्वाइन कीजिएगा। ये ऑल इंडिया जेई एग्ज़ाम के लिए बेस्ट कोर्स होने वाला है, प्लस स्टेट एई का अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए बेस्ट कोर्स होने वाला है। एसएससी जेई तो इससे बाहर जाने वाला है ही नहीं, ठीक है। एसएससी छोड़ो, एई का जब लेवल टच कर रखा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट होने वाला है, आप जा करके देखिए, आपको अच्छा लगे तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इतने सारे लोग देखते हो वीडियो लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।